अध्याय 476 महान बुद्धिमान लू सियुआन ने विजय की झलक दिखाई। चाहे वे कितनी भी योजना बना लें, वे निश्चित रूप से आपसे थर्ड मिडिल स्कूल में जाने की उम्मीद नहीं करेंगे। मम्मा, शेन मियामियान ने सिर हिलाया। अगर कोई जानकारी लीक नहीं करता है, तो मुझे कम से कम 1 या 2 साल की शांति मिलनी चाहिए। हालांकि लंबे समय तक उनसे इसे गुप्त रखना असंभव था। झोउ सियु बंदर की तरह तेज था, और तीसरे और दूसरे मिडिल स्कूल के बीच की दूरी ज्यादा नहीं थी। यह नहीं बताया गया कि उन्हें कब पता चलेगा कि वह थर्ड मिडिल स्कूल में है। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस बार। लू सियुआन स्पष्ट रूप से शेन मियामियान की तुलना में थोड़ा अधिक चालाक था। आप शहर के शीर्ष छात्र होने के बावजूद फर्स्ट मिडिल स्कूल को थर्ड मिडिल स्कूल के लिए छोड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इसे गुप्त रखा जा सकता है? ये पहले से ही सभी स्कूलों में चर्चा का विषय है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान के मुंह के कोने पर एक चिकोटी दिखाई दी। वह वास्तव में इसके बारे में भूल गई थी। इस एहसास के साथ वह गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सकी। लगता है कि अच्छा समय अधिकतम 1 महीने तक रहेगा। एक बार स्कूल शुरू होने के बाद उसके माता पिता निश्चित रूप से फिर से परेशानी पैदा करेंगे। ज्यादा चिंता मत करो, लू सियुआन ने उसे सांत्वना दी। शहर के स्कूल ग्रामीण इलाकों की तरह नहीं हैं। अगर वे कोई माहौल बनाना चाहते हैं, तो भी स्कूल अपने छात्रों की रक्षा करेगा और उन्हें शामिल नहीं करेगा। साथ ही आप एक शीर्ष छात्र हैं। स्कूल निश्चित रूप से आपके प्रति पक्षपाती होगा। आपको एक राष्ट्रीय खजाने की तरह व्यवहार करेगा। आपको बस एक राष्ट्रीय खजाने के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने की जरूरत है। शेन मियामियान ने अय्या कहा। मैंने ऐसा होते नहीं देखा, लेकिन तुम चतुर हो गए हो। उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि लू सियुआन का विश्लेषण बहुत तार्किक था। मुझे कम मत समझो, मैं काफी स्मार्ट हूँ, लू सियुआन ने अपनी पूंछ लगभग आसमान की ओर उठाते हुए कहा। बड़ी प्रतिभा। शेन मियामियान मुस्कुराया, ये सोचकर कि शेन मियामियान वास्तव में उसकी प्रशंसा कर रहा था। लू सियुआन ने गर्व से बिग जीनियस की उपाधि धारण की। विशेष रूप से खुद से प्रसन्न दिख रहा था, इस बात से चिंतित कि उसे पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ है। शेन मियामियान ने अपनी हंसी रोक ली और बातचीत को वापस व्यापार में ले लिया। दुकान में पहले से ही अलमारियां स्थापित की गई हैं, बस स्टॉक भरने और सब्जियां बेचना शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं। कल जुंगे और जियाओकुई को अपने साथ लाएं। जुंगे को मार्ग से परिचित होने दें। हम किसानों से बेतरतीब ढंग से उपज इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। कुछ नियमित आपूर्तिकर्ताओं को ढूंढना बेहतर है। जुंगे को खातों का ट्रैक रखने के लिए एक बही खाता रखने दें। साथ ही सब्जियों का भुगतान भी तय हो जाए। मासिक। यह अधिक सुविधाजनक होगा। खातों को स्पष्ट रखना और जंग को इधर उधर भागने से मुक्त करना। स्टोर में सुचारू नकदी प्रवाह सुनिश्चित करना। अब उसके पास केवल कुछ $100 थे, जो कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन आप कभी नहीं जानते कि कब आपको बड़ी रकम की जरूरत पड़ जाए। तैयार रहना बेहतर था। लू सियुआन कुछ चिंतित था। अगर हम ऐसा करते हैं, तो क्या हम विविध सामान बेचने वालों से उपज इकट्ठा करने में असमर्थ नहीं होंगे? उद्धरण चिन्ह। चिंता मत करो, वे अंकल और आंटी भी चतुर हैं। हम केवल कुछ नियमित आपूर्तिकर्ताओं से संग्रह करेंगे, और जो विविध सामान बेचते हैं वे अपना सामान हमारे नियमित ग्राहकों के पास लाएंगे ताकि वे चाहें तो हमें बेच सकें। उसे ये कहते हुए सुनकर लू सियुआन ने तुरंत सिर हिलाया। तो चलो ऐसा करते हैं। हाल ही में गांव के कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम अभी भी सब्जियां और अंडे खरीद रहे हैं। मैं उन्हें टाल रहा हूं।
सब्जियां खरीदने और बेचने के अपने पिछले व्यवसाय के कारण गांव के कई लोगों ने उपज उगाना और आय अर्जित करना शुरू कर दिया था। जब उसने अचानक खरीदारी बंद कर दी तो हर कोई चिंतित हो गया। सब्जियां तेजी से बढ़ती हैं और अगर समय पर नहीं बेची गईं तो वे पुरानी हो सकती हैं और केवल एक परिवार के उपभोग के लिए बहुत कुछ है। इसलिए माल की सोर्सिंग के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। अभी के लिए चलो सब्जियां बेचने से शुरुआत करें। एक बार व्यवसाय बढ़ने पर हम पोल्ट्री बेचना भी शुरू कर सकते हैं। मांस बेचना भी बहुत लाभदायक हो सकता है, लेकिन सुअर का मांस बेचना थोड़ा परेशानी भरा था और बाजार में पहले से ही बहुत सारा सुअर का मांस था। इसलिए उसने साथ में बूढ़ी मुर्गियां भी बेचने की योजना बनाई। जरूर, लू सियुआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति व्यक्त की। हालांकि दोनों लगभग एक ही उम्र के थे, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि शेन मियामियान के पास बहुत चतुर विचार थे और उसके नेतृत्व का अनुसरण करना कभी भी गलत नहीं था। इन सभी मामलों में भाग लेने के लिए उसे गांव वापस जाना होगा। लंबे समय तक शहर में रहने की हिम्मत नहीं हुई। शेन मियामियान द्वारा पकाए गए नूडल्स खाने के बाद वह जल्दी से बैलगाड़ी को वापस गांव की ओर ले गया। अध्याय 477 जियाओयू मित्र बनाता है। वास्तव में व्यापक है शहर में नंबर 1 होने का मामला। शेन मियामियान ने मूल रूप से इसे कम महत्वपूर्ण रखने की योजना बनाई थी। इसे केवल हेनान के साथ साझा करना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से परिणाम सामने आने के ठीक बाद प्रिंसिपल ने तुरंत ली यू को बुलाया, जो इतना बड़बोला था कि उसने मौके पर ही ली जूलिन को बता दिया। शेन मियामियान के उत्कृष्ट ग्रेड के बारे में जानने पर वह बहुत खुश हुआ और उसके लिए जश्न मनाने के लिए जियू मिन से भोजन की एक पूरी मेज तैयार करवाए। विनम्रता के कारण और कुछ फल लाने के इरादे से हेनान ने उन्हें पहले ही तैयार कर लिया था। जब दोनों ली परिवार के घर पहुंचे तो ऐसा हुआ कि ली शिपिंग और उसके 3 लोगों के परिवार को लेकर आई थी। शेन मियामियान को देखकर वान डोंगचेंग को लगा कि वह परिचित लग रही है और ध्यान से सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने उसे पहले ली यू के कार्यालय में देखा था। उस समय उसने केवल ये सोचा था कि यह युवा लड़की सुंदर थी। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में ली यू की धर्म बहन थी। दोनों लगभग एक ही समय पर ली परिवार के घर पहुंचे थे, लेकिन सभी का ध्यान शेन मियामियान पर केंद्रित था। इसके विपरीत वान डोंगचेंग को कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कि वह उनके लिए अस्तित्व में ही नहीं था। किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। ली शिपिंग ने देखा कि उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी खराब थी और उसने तुरंत मुस्कुराते हुए बातचीत शुरू की। डोंगचेंग, क्या तुम्हें वह याद है? हमने पहले भी बाजार से उसकी बीन सॉस खरीदी थी, ली शिपिंग की याद दिलाते हुए वान डोंगचेंग ने आखिरकार शेन मियामियान को बीन सॉस बेचने वाली युवा लड़की से जोड़ा और महसूस किया कि जब वह पिछली बार कार्यालय के दरवाजे पर उसके पास गया था तो वह इतनी परिचित क्यों लग रही थी। उसने उसे पहले भी देखा था बाजार में। उसने पहले ही शेन मियामियान को काफी आकर्षक पाया था, लेकिन अपनी दूसरी मुलाकात के दौरान वह परेशान हो गया और उसने किसी और चीज के बारे में सोचा ही नहीं। इसलिए वह उसे पहचानने में असफल रहा। एक गरीब गांव की लड़की ली यू की धर्म बहन बनने में कामयाब रही। निश्चित रूप से उसके सुंदर चेहरे के लिए धन्यवाद होगा। वान डोंगचेंग की आंखों में तिरस्कार का एक निशान चमक गया। व्यंग्यात्मक लहजे में उन्होंने टिप्पणी की, जियाओयू के पास निश्चित रूप से दोस्तों की एक विस्तृत श्रृंखला है। ये टिप्पणी सुनने में कुछ असहज लग रही थी। ली शिपिंग ने अपने होंठ भींचे और देखा कि हर कोई शेन मियामियान से बात कर रहा था और उसने वान डोंगचेंग की टिप्पणी नहीं सुनी थी। उसने राहत की सांस ली।
उसका पति लंबे समय से अपने माता पिता के घर नहीं गया था, और अगर इस दुर्लभ यात्रा के दौरान कोई विवाद उत्पन्न होता तो ये बुरा होता। इस विचार के साथ उसने तुरंत विषय बदल दिया। मियामियान अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, वह पूरे शहर में प्रथम स्थान पर है। वान डोंगचेंग ने कहा, इस साल मिडिल स्कूल की परीक्षा काफ़ी आसान थी, इसलिए शहर में प्रथम स्थान प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। उसकी आवाज़ न तो बहुत तेज थी और न ही बहुत धीमी। बस ली यू के लिए, जो उसके सबसे करीब थी, सुनने के लिए पर्याप्त थी। ली यू पहले से ही उससे नाखुश थी और उसने ये शब्द सुनकर तुरंत जवाब दिया, वास्तव में मुश्किल नहीं है। पूरे शहर में केवल एक ही था जिसने इसे हासिल किया, उन्होंने प्रतिवाद किया। वान डोंगचेंग का दम घुट गया। अचानक उसके पास शब्द नहीं बचे। ली जूलिन ने थोड़े असंतोष के साथ उसकी ओर देखा और धीरे से परेशान किया। इस दामाद से वह कभी संतुष्ट नहीं हुए थे। प्रारंभ में उन्हें लगा कि दोनों परिवारों में मेल नहीं है, लेकिन इसके अलावा उनका असंतोष एक व्यक्ति के रूप में वान डोंगचेंग के प्रति अधिक था। उन्हें वह बहुत चालाक और सौम्य लगे, और चूंकि उसकी बेटी ने उससे गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सका। इसके अलावा वह सही साबित हुआ। वान डोंगचेंग वास्तव में बराबरी का नहीं था। विवाह के बाद वह अपनी आकांक्षाओं में महत्वाकांक्षी और उच्च बने रहे, जिससे उनका असंतोष बढ़ता गया। अपने भाई और पिता के दुखी भाव देखकर ली शिपिंग घबरा गई। उसने आने से पहले अपने पति को याद दिलाया था कि उसके पिता को नाराज न किया जाए, फिर भी उसने अभद्र टिप्पणियां की। वह असहाय महसूस कर रही थी, हवा में तनाव को महसूस करते हुए। शेन मियामियान चुप रहे। ये किसी और का पारिवारिक मामला था, और स्वाभाविक रूप से यह उसके लिए ज्यादा कुछ कहने की जगह नहीं थी। हे नान पर नज़र डालते हुए वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ये देखकर कि हे नान ऐसा लग रहा था मानो वह इस माहौल का आदी हो, अप्रभावित और उदासीन। आओ सब लोग खाना खाएं, रात का खाना तैयार है। शियुमिन ने तनावपूर्ण स्थिति देखी और चीजों को सुचारू करने में जल्दबाजी की। अध्याय 478। एक शिक्षक होने के नाते जैसे ही जियुमिन ने बोलना शुरू किया, माहौल तुरंत सौहार्दपूर्ण हो गया, और ली यू ने भी सभी को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। जब सभी लोग भोजन कक्ष की ओर जाने लगे तभी ली शिपिंग ने धीरे से शियुमिन से कहा, माँ, मुझे क्षमा करें। डोंगचेंग और मैंने पिताजी को फिर से परेशान कर दिया है। जियुमिन ने दया से अपनी बेटी की ओर देखा, उसके कान के पीछे बालों का एक गुच्छा छिपाया, और धीरे से सांत्वना दी। तुम्हारे पिता और जियाओयू भी अपने स्वभाव के साथ ऐसे ही हैं। जब आप वापस आएं, तो इसके बारे में डोंगचेंग से बात करें। उनसे कहें कि इसे दिल पर न लें। अपने दामाद से असंतुष्ट होने के बावजूद वह अपनी बेटी के बारे में अधिक चिंतित थी, और उसकी खातिर वह केवल 3 पुरुषों के बीच संबंध को आसान बनाने का प्रयास कर सकती थी। ये पिताजी और शियाओयू की गलती नहीं है, ये डोंगचेंग है जिसका स्वभाव बुरा है। वान डोंगचेंग शायद इस बात की सराहना नहीं करती कि उसके माता पिता के घर ने कितनी मदद की, लेकिन वह अच्छी तरह से जानती थी। जब तक आप समझते हैं, शियुमिन ने आह भरी। शिपिंग, वास्तव में आपके पिता और जियाओयू ने पहले डोंगचेंग को स्वीकार किया था। ये सिर्फ इतना है, क्योंकि डोंगचेंग प्रेरित नहीं है। वे बहुत क्रोधित हो गए। आप जानते हैं कि आपके पिता कैसे हैं। वह वास्तव में उन लोगों को नापसंद करते हैं जो प्रेरणाहीन और आलसी हैं। यदि वान डोंगचेंग कड़ी मेहनत करने को तैयार होता, तो उनका परिवार उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता? वह और उसका बेटा हमेशा से अपनी बेटी को गुप्त रूप से सब्सिडी दे रहे थे। यह उसके पति को पता था।
लेकिन वह भी इस पर स्पष्ट रूप से सहमत था। क्या ये सब सिर्फ यह आशा करने के लिए नहीं था कि युवा जोड़े को एक अच्छा जीवन मिल सके? यदि उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया होता, तो उन्होंने अपनी बेटी के दहेज में एक घर भी शामिल नहीं किया होता। मुझे पता है कि पिताजी डोंगचेंग से नाराज हैं क्योंकि वह काम नहीं कर रहा है, ली शिपिंग ने स्पष्ट रूप से कहा, अपनी यात्रा का एक और कारण बताते हुए। माँ, डोंगचेंग अब बदल गया है। वह ठीक से काम करने को तैयार है। बात बस इतनी है कि शहर में उसके बहुत सारे संबंध नहीं हैं। क्या आप मुझे ये पता लगाने में मदद कर सकती हैं कि क्या उसके लिए उपयुक्त कोई काम है? उद्धरण चिन्ह। वह अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन विश्वविद्यालय की डिग्री के अलावा वान डोंगचेंग बाकी सभी चीजों में अकुशल था, और उसे नहीं पता था कि किस तरह की नौकरी उसके लिए उपयुक्त होगी। वह अब काम करने को तैयार है। खबर सुनकर शियू मिन बहुत खुश हुई। भले ही वह अपनी बेटी को सब्सिडी देने को तैयार थी, लेकिन ये कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं था। वान डोंगचेंग की काम करने की इच्छा सबसे अच्छा परिणाम थी। हाँ, ली शिपिंग ने तुरंत सिर हिलाया। मैंने कल उससे बात की थी। वह पहले त्वरित सफलता के लिए बहुत उत्सुक था। हमेशा मुझे एक अच्छा जीवन देना चाहता था, लेकिन बिना किसी कनेक्शन के, जिसके कारण वह कुछ हद तक निराश हो गया था। भले ही यह सच हो या झूठ, काम करने के लिए तैयार रहना एक अच्छी शुरुआत थी, और शियू मिन को राहत महसूस हुई और उसके चेहरे पर भी मुस्कान दिखाई दी। फिर उसे तैयार होने को कहें। शिक्षक प्रमाणन परीक्षा दें और शिक्षक बनें। कुछ वर्षों तक शिक्षक के रूप में काम करें। उसके चरित्र में सुधार करें। बाद में, जब जियाओयू का व्यवसाय बढ़ेगा, तो मैं उसकी मदद करने के बारे में जियाओयू से बात करूंगा। यह मत सोचिए कि जियाओयू का स्वभाव आमतौर पर बुरा है, लेकिन वह वास्तव में आपकी परवाह करता है। ली शिपिंग को निश्चित रूप से पता था कि ली यू को उसकी परवाह है, अन्यथा वह इस समय उसका समर्थन नहीं कर रहा होता। अब जब उसे नौकरी में बढ़त मिल गई है, तो उसे और अधिक सहजता महसूस हुई। जब मैं वापस आऊंगी तो डोंगचेंग से इस बारे में बात करूंगी। चलो, खाना खा लें, शियू मिन ने बच्ची को गोद में लेते हुए कहा। तुम पहले खाना खाओ, मैं उसे खिलाऊंगी। माँ, तुम खाना खाओ, मैं उसे खुद खिला सकता हूँ। बच्चे के साथ भोजन कक्ष की ओर जाते समय शियू मिन कहती रही, आप हर दिन अकेले बच्चे की देखभाल करते करते थक जाते हैं। मैं आमतौर पर आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाता, इसलिए इस बार मैं उसे खिलाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझसे बहस मत करो, बस खा लो। उद्धरण चिन्ह। वह इसे जोर से नहीं कह सकती थी, लेकिन उसने लंबे समय से देखा था कि वान डोंगचेंग की मर्दानगी का मतलब था कि वह शायद ही कभी बच्चे को ले जाता था। यही कारण है कि बच्चा उसके करीब नहीं था। अपनी बेटी को बच्चे के साथ अकेले संघर्ष करते देखकर उन्हें दुख हुआ। अध्याय 479 जस्ट गो विद थर्ड मिडिल स्कूल। दोनों खाने की मेज पर बैठ गए, और शियू मिन ने चारों ओर देखा कि किसी ने अभी तक खाना शुरू नहीं किया है। वह मुस्कुराई और बोली, तुम सब जल्दी करो और खाना खाओ। मैं अभी शिपिंग से बच्चे का डायपर बदलने गई थी। हर कोई जानता था कि यह वास्तव में बच्चे का डायपर बदलने के बारे में नहीं है, लेकिन किसी ने भी इसे जोर से नहीं कहा। वान डोंगचेंग के साथ यह रात्रिभोज पिछली बार की तरह सामंजस्यपूर्ण नहीं था। भले ही किसी ने कुछ नहीं कहा। भोजन के बाद शेन मियामियान और हेनान ने जाने की जल्दी नहीं की। वे लिविंग रूम में बैठकर ली जूलिन के साथ बातें कर रहे थे। ली यू ने उन्हें घर ले जाने की पेशकश नहीं की, और वान डोंगचेंग के पास लिविंग रूम में सोफे पर बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चूंकि सभी बातें कर रहे थे, इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। पहले तो वह ठीक था,
लेकिन धीरे धीरे उसकी अभिव्यक्ति गहरी और गहरी होती गई। घर में प्रवेश करने के क्षण से लेकर अब तक ली जूलिन ने उससे एक भी शब्द नहीं बोला था। जब उसने उसे डैड कहा तो ली जूलिन ने बस एक संक्षिप्त हम के साथ जवाब दिया। उसका रवैया बेहद लापरवाह था। हालांकि उन्होंने शेन मियामियान के साथ बहुत दयालु व्यवहार किया, यहाँ तक कि हेनान ने शेन मियामियान के साथ भी अलग व्यवहार किया। वे दोनों ग्रामीण इलाकों से आए थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह एक सुंदर चेहरे वाली लड़की थी। अंतर इतना बड़ा था, इससे वह अंदर से बहुत असंतुलित महसूस करने लगा। सबसे अधिक क्रोधित करने वाली बात ये थी कि शेन मियामियान, ये किशोर लड़की भी दम्भी थी। वह उसके अलावा कमरे में हर किसी के साथ मुस्कुरा रही थी और बातचीत कर रही थी, बमुश्किल उस पर नज़र डाल रही थी। ली शिपिंग उसके चेहरे को देख रही थी और उसके अप्रसन्न भाव को देखकर जानबूझकर उससे बातचीत करने की कोशिश की। वह स्पष्ट रूप से अधीर हो रहा था। पहले तो उसने रूखेपन से उत्तर दिया और अंततः स्पष्ट रूप से कहा, मैं उनकी बातचीत सुन रहा हूँ, आवाज मत करो। असहाय ली शिपिंग केवल अपना मुंह बंद कर सकी। ली जूलिन ने उस पर कड़ी नज़र डाली, जिससे उसका दिल बेचैनी से धड़क उठा। हालांकि वह अपने ससुर को बेहद नापसंद करता था, लेकिन वह ली जूलिन से कुछ हद तक डरता भी था। एक प्रोफेसर के रूप में ली जूलिन के बारे में एक अधिकार था जो समय के साथ बना था। जैसे कि अनजाने में देखते हुए ली जूलिन की नज़र वान डोंगचिंग से गुजरी और शेन मियामियान पर टिकी। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई। मियामियान, मैंने तुमसे पिछली बार क्या विचार करने के लिए कहा था? तुम्हारा निर्णय कैसा चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि यह किस बारे में था, लेकिन शेन मियामियान को पता था कि वह नंबर 3 मिडिल स्कूल में उसके स्कूल जाने के बारे में पूछ रहे थे। नंबर 3 मिडिल स्कूल का उल्लेख करते हुए ली जूलिन शायद सहायक न हो, लेकिन शेन मियामियान ने फिर भी सच कहा, अंकल ली, मैं अभी भी नंबर 3 मिडिल स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ। थोड़ी बेहतर शिक्षण गुणवत्ता के अलावा नंबर 1 और नंबर 2 मिडिल स्कूल मेरे लिए उतने उपयुक्त नहीं हैं जितना नंबर 3 मिडिल स्कूल हैं। ली जूलिन ने भौहें चढ़ा दीं। इस उत्तर से वे बहुत संतुष्ट नहीं थे। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, अगर इसे नंबर 3 मिडिल स्कूल बनना है तो ऐसा ही होगा। उद्धरण चिन्ह। चूंकि उसके पास नंबर 3 मिडिल स्कूल पर जोर देने के अपने कारण थे, इसलिए वह उस पर दबाव नहीं डालना चाहता था। आपके टेस्ट स्कोर वास्तव में बहुत अच्छे थे, लेकिन संतुष्ट न हों। अपनी पढ़ाई में आप हार नहीं मान सकते। नंबर 3 मिडिल स्कूल का शैक्षिकी स्तर नंबर 1 या नंबर 2 मिडिल स्कूल के बराबर नहीं है। एक बार जब आप वहां पहुंच जाएं, तो आपको अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब से शनिवार को छुट्टी लें और रविवार को भोजन के लिए यहाँ आएं। भोजन के उल्लेख पर ली यू ने तुरंत एक शरारती मुस्कान दिखाई। दूसरों को यह नहीं पता होगा कि उसके पिता ने शेन मियामियान को भोजन के लिए क्यों आमंत्रित किया, लेकिन वह जानता था जो आदर्श उसने और उसकी बहन ने हासिल नहीं किए थे, उन्हें अब लिटिल मियामियान के माध्यम से आगे बढ़ाया जाना था। ठीक है, शेन मियामियान ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। उसने ली जूलिन के शब्दों के निहितार्थ को समझ लिया था। उसे सीखना बहुत पसंद था, इसलिए वह पढ़ाई से बिल्कुल भी नहीं डरती थी। एक अच्छे शिक्षक से शिक्षा पाना उसके लिए एक आशीर्वाद था। हालांकि वह दूसरों की तुलना में चीजें तेजी से सीखती थी, लेकिन उसे सिखाने के लिए किसी की जरूरत थी। शहर में शीर्ष छात्र होने और 2 जीवन जीने के बावजूद वास्तव में उसके पास ली जूलिन के ज्ञान का 10वां हिस्सा भी नहीं था। उनकी प्रोफेसर पदवी दिखावे के लिए नहीं थी। उनके पिछले जीवन में उनकी उम्र 80 से अधिक थी और अभी भी लोग व्याख्यान के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे।
अध्याय 480। फिर उसे वापस जाने दो। उन्होंने शाम 8 बजे तक बातचीत की और उसके बाद ही हे नानशेन मियामियान को ले गया। उनके जाते ही वान डोंगचेंग भी जाने के लिए तैयार दिखे। ली जूलिन ने उसकी ओर देखा भी नहीं और सीधे शयन कक्ष की ओर चली गई। ली यू ने उन्हें बाहर देखने का कोई इरादा नहीं जताया और माहौल कुछ अजीब हो गया। वान डोंगचेंग के चेहरे पर भाव धीरे धीरे बदसूरत होते गए। ये देखकर कि मूड खराब था, शियू मिन ने कहा, आप आज रात रुककर कल क्यों नहीं चले जाते? बच्चा भी थका हुआ है और इतनी रात को बाहर रहना अच्छा नहीं है। ली शिपिंग ने वान डोंगचेंग के चेहरे पर नज़र डाली और परेशान नज़र से शियू मिन से कहा, माँ, हमें अभी भी अपनी जगह पर वापस जाना चाहिए। यह वैसे भी बहुत दूर नहीं है और डोंगचेंग यहाँ रहने में सहज नहीं है। अगर वह सहज नहीं है तो उसे वापस चले जाना चाहिए, ली यू ने चिल्लाते हुए कहा। इस बात की परवाह किए बिना कि वान डोंगचेंग मौजूद था और उसने स्पष्ट रूप से ऐसा कहा। जब उसे सम्मान दिया जाता है तो उसे जीजा माना जाता है। इसके बिना वह क्या है? तो क्या हुआ? यहाँ तक कि उन्होंने ली शिपिंग को नज़रअंदाज करने और उनके घर पर रवैया दिखाने का साहस भी किया। यदि उसे अपनी बहन की चिंता नहीं होती तो वान डोंगचेंग को ली परिवार के दरवाजे से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाती। ली यू को अपने बहनोई के खिलाफ असंख्य शिकायतें थीं। यदि ली शिपिंग तलाक के लिए सहमत हो जाता तो वह अभी जश्न मनाने के लिए आतिशबाजी कर रहा होता। आप आज रात यहीं रुकें, मैं पहले वापस जाऊंगा। वान डोंगचेंग का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने ली शिपिंग को पीछे छोड़ दिया और बाहर निकलने के लिए अपना पैर उठाया। डोंगचेंग, ली शिपिंग ने उत्सुकता से पुकारा, लेकिन वान डोंगचेंग एक पल भी नहीं रुके। उसने जल्दी से शियू मिन से कहा, माँ, मैं उसके साथ वापस जा रही हूँ। आपको और पिताजी को जल्दी आराम करना चाहिए। जियू मिन नहीं चाहती थी कि ली शिपिंग इतनी देर से वापस जाए, लेकिन अपनी बेटी की तत्काल अभिव्यक्ति को देखकर वह केवल इतना ही कह सकी, जियाओयू तुम्हें वापस ले जाए। उद्धरण चिन्ह। जियाओयू, ली शिपिंग के स्वर में विनती का संकेत था। ली यू वान डोंगचेंग को शामिल नहीं करना चाहता था, लेकिन शियू मिन की तरह वह ली शिपिंग को कठिनाई में नहीं देख सकता था। यदि उसने ली शिपिंग को रात भर रुकने पर जोर दिया तो उसने अनुमान लगाया कि वह पलक झपकते भी सो नहीं पाएगी। पहले उसने सोचा था कि ली शिपिंग का सौम्य और शांत स्वभाव सराहनीय था, लेकिन अब वह चाहता था कि वह अधिक अनुचित और मुखर हो। इसलिए वह वान डोंगचेंग द्वारा इतनी आसानी से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। चल दर। उद्धरण चिन्ह। ली यू को बाहर निकलते देखकर ली शिपिंग ने तुरंत अपनी माँ को विदा किया। माँ, मैं बाहर जा रही हूँ। मैं किसी और दिन आपसे मिलने आऊंगी। जब आप वापस आएं तो शिक्षक प्रमाणन मामले के बारे में डोंगचेंग से बात करें और बहस न करें, शियू मिन ने चिंता के साथ सलाह दी। मम्मा, ली शिपिंग ने सिर हिलाया। अपने बच्चे को पकड़कर ली यू के पीछे चली गई। अपनी बेटी को पीछे हटते हुए देखकर शियू मिन ने असहाय होकर आह भरी। उसकी आंखों में चिंता बहुत कुछ बयां कर रही थी। यदि केवल उसकी बेटी, कोई बात नहीं, बच्चा तो आ ही गया है, अब इसके बारे में बात करने से क्या फ़ायदा। वान डोंगचेंग तेजी से दरवाजे से बाहर निकला और ये देखकर कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, उसने अपनी गति धीमी कर दी। यहाँ से उनके घर तक का रास्ता जल्दी था, लेकिन पैदल चलने में कम से कम 40 मिनट लगेंगे, बिना पैसे के, और टैक्सी चलाने में असमर्थ। अगर वह सचमुच घर चला जाता तो उसके पैर पूरी रात दर्द करते रहते। उसे अचानक अपनी उतावलेपन पर पछतावा हुआ। रात के लिए ली परिवार के घर पर रुकना इतना बुरा नहीं होता। वह
पहले कभी ली परिवार जैसे छोटे विला में नहीं रुके थे। वह ये सोच ही रहा था कि अचानक पीछे से 2 रोशनियां चमक उठीं। ये जानते हुए कि कोई गाड़ी चला रहा है, उसने अभी भी क्रोधित होने का नाटक किया और अपनी गति तेज कर दी। ज्यादा देर नहीं हुई जब ली यू ने कार को अपने पास खींचा और हॉर्न बजाया। वान डोंगचेंग को लगा कि इतनी तत्परता से कार में बैठना उसकी बेइज्जती होगी, लेकिन वह ली यू के स्वभाव को भी जानता था। अगर वह कार में नहीं चढ़ता तो ली यू निश्चित रूप से तुरंत कार से चला जाता। क्या किया जाए, इसकी चिंता में ली शिपिंग ने कार का दरवाज़ा खोला और बच्चे को गोद में लेकर बाहर निकली। डोंगचेंग, जियाओयू और माँ बस यही चाहते हैं कि हम रात के लिए यहीं रुकें। बस इतना ही। जियाओयू अब हमें वापस ले जाने के लिए यहाँ है। चलो, कार में बैठो। उद्धरण चिन्ह।